हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे। मैं आ गया हूँ क्लास 9th के 3rd चैप्टर के साथ, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को हम बड़े ही डिटेल से स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम ये प्रत्येक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटम्स, एटम्स का नाम और एलिमेंट का नाम और उसके सिंबल, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटोमिसिटी, आयंस, टाइप्स ऑफ आयंस और केमिकल फॉर्मूला। इसके बाद में बेटा कुछ एक दो टॉपिक और थे, जैसे मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास। ये जो टॉपिक है वो आपकी बुक से हट चुके हैं, ये आपको इस ईयर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, आज से 500 BC ईयर एगो, कब की बात है बच्चों? 500 BC ईयर एगो बात है। एक हमारे फिलोसोफर हुआ करते थे जिनका नाम था महर्षि कणाद। क्या नाम था बच्चों? महर्षि कणाद नाम के एक फिलोसोफर हुआ करते थे। उन्होंने कहा, उनका मानना था, उन्होंने कहा कि अगर हम किसी भी मैटर को, उन्होंने कहा कि हम किसी भी मैटर को अगर डिवाइड करते जाएं तो एक स्टेप ऐसी आती है कि उस मैटर को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को महर्षि कणाद ने क्या नाम दे दिया बच्चों? परमाणु नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? परमाणु। बस इन्होंने कुछ नहीं कहा, कि इन्होंने कहा कि हम किसी भी मैटर को अगर डिवाइड करते जाएंगे तो उस मैटर की एक ऐसी स्टेप आएगी कि हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। उसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इसने क्या नाम दे दिया? परमाणु नाम दे दिया। ठीक है, इसके कई साल बाद में दो साइंटिस्ट और आए। कौन कौन? एक थे डेमोक्रिटस। कौन था बच्चों? डेमोक्रिटस। और दूसरा था ल्यूसिपस। ठीक है, डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस दो साइंटिस्ट और थे। इन्होंने क्या कहा, ये दोनों इस महर्षि कणाद की बात से सहमत थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? परमाणु का नाम बदलकर क्या रख दिया? एटम रख दिया बच्चों, और कुछ नहीं कहा। यानी हिंदी में जो परमाणु था उसको इंग्लिश में एटम नाम दे दिया, और इस बात से ये सहमत थे। इसके कई साल बाद में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोइन। क्या नाम था बच्चों? एंटोइन एल लेवुजियर। क्या नाम था बच्चों? एंटोइन एल लेवुजियर। इन्होंने ऐसी क्या बात कही? इन्होंने देखो पहले तो एक लॉ दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या नाम दिया बच्चों? एक लॉ दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इस लॉ में वो क्या कहना चाहते थे? वो इस लॉ में ये कहना चाहते थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों? एक न्यू कंपाउंड बनाते हैं। इन्होंने ये कहा कि जैसे कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो CO2 बनाता है, ये एक न्यू कंपाउंड बना दिया। देखो, दो या दो से अधिक, दो यहाँ पे दो एटम है, ये आपस में जुड़कर क्या बना दिया? CO2 बना दिया। MgO2 आपस में जुड़ेंगे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, MgO बना देगा, है ना। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? Na2O बनाता है। तो ये कंपाउंड बना दिया। इस लॉ में इन्होंने ये कहा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, ये सारी क्या है बच्चों? ये सारी के सारी केमिकल रिएक्शन है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स होते हैं वो जुड़ते हैं। देखो, ये दोनों एटम आपस में जुड़ेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे, ये कंपाउंड है। ये दोनों एटम आपस में जुड़ेंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे, ये भी कंपाउंड है। ये दोनों एटम आपस में जुड़ेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, ये भी कंपाउंड है। ये इस लॉ में कहा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत की बात है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये एग्जाम्पल ले लेता है। जैसे मैग्नीशियम है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके MgO बनाता है, यही सही है, ये रिएक्शन सही है, इसका कंपाउंड यही होने वाला है। तो Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या वो Mg3O बना सकता है? क्या ये कंपाउंड बना सकता है? ये गलत होगा। MgO2 बना सकता है? ये भी गलत होगा। Mg3O बना सकता है? ये भी गलत होगा। Mg4O बना सकता है? ये भी गलत होगा। तो मतलब जितने भी है वो सारे गलत होंगे, MgO ही सही होगा और ये सारे गलत होंगे। ऐसा क्यों भाई? तो ये किसी न किसी लॉ को तो फॉलो करता होगा ना, कि MgO क्यों बना, Mg3O क्यों नहीं बना, MgO2 क्यों नहीं बना, Mg3O क्यों नहीं बना, ये क्यों नहीं बने। जैसे एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अभी देखो, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? Na2O बनाता है। ये सही कंपाउंड है। ये क्या है? सही कंपाउंड है। NaO ये गलत है।
Na2O2 गलत है, NO2 गलत है, ठीक है। ये सारे कंपाउंड क्या है, गलत है, जबकि यही सही है। तो ये तो समझ गए कि दो एटम आपस में जुड़ते हैं, दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़ते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं, ये बात तो सही है। लेकिन वो कंपाउंड कैसे बनेगा, यही कंपाउंड क्यों बन रहा है, यही कंपाउंड क्यों बन रहा है, ये क्यों नहीं बन रहा है, ये क्यों नहीं बन रहा। तो बच्चों इसके अलावा दो लॉ और है जो ये बात साबित करते हैं कि ये कंपाउंड क्यों बनता है, ठीक है। तो दो लॉ कौन से हैं, इसके बाद में दो लॉ कौन सा आता है बच्चों, ये हो गया। इसके बाद में दो लॉ आता है, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो बच्चों जो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है ये किसके द्वारा दिया गया था बच्चों, ये दिया गया था, ये हमारे अभी वो मैंने बताया लेवुइजियर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, लेवुइजियर के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, 1789, एंटोइन एल लेवुइजियर के द्वारा दिया गया था 1789 में। अब इस लॉ में वो क्या कहना चाहते थे, इस लॉ में वो कहना चाहते थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अभी मैंने बताया कि Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है, MgO बनाता है। तो ये क्या बच्चों, एक केमिकल रिएक्शन है। अभी मैंने एक और बताया था कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, Na2O बनाता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। आप चाहे और भी ले सकते हो। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं। पहले बेटा ये आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि एरो से जो पहले जो भी आता है ना, उन दोनों को, दो हो तीन हो जितने भी हो, उनको रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिएक्टेंट। और एरो के बाद में जो भी आता है उसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें प्रोडक्ट क्या हो गया, MgO, इसमें रिएक्टेंट क्या हो गया, Mg और O2, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। इसमें बताओ रिएक्टेंट, सोडियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है, रिएक्टेंट, जबकि Na2O क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस लॉ में ये लेवुइजियर साहब क्या कहना चाहते थे, ये कहना चाहते थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कहने का मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट, कहने का मतलब यह है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। क्या होगा बच्चों, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का होगा। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा, ये कहना चाहते थे। यानी मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। आई बात समझ में, ये कहना चाहते थे। चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, MgO बनाता है। क्या बनाता है, MgO। तो क्या ये बात सही है, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास दोनों बराबर है क्या इस रिएक्शन में। चलो चेक करते हैं। देखो मैग्नीशियम का मास कितना होता है, मैग्नीशियम का मास, बेटा मास ये क्या है इसमें पढ़ेंगे डिटेल से एटॉमिक मास में, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ लो। मास का मतलब होता है वजन, वेट। किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके एटॉमिक नंबर का लगभग दुगुना होता है। लगभग क्या होता है बच्चों, दुगुना, और दुगुने से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम कितने नंबर का होता है, सोडियम 11 नंबर का होता है, ठीक है। वैसे इसका मास 22 होना चाहिए, लेकिन इसका मास कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 12 नंबर का होता है तो इसका मास 24 है। तो लगभग देखो सोडियम 11 नंबर का, इसका मास 22 होना चाहिए, 23 होता है। तो लगभग बराबर भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस मैग्नीशियम का मास, इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसका मास कितना होगा 24। ऑक्सीजन 8 नंबर का होता है तो इसका मास हो गया 16 इंटू 2 लगाना है। आगे चलो Mg का मास कितना है 24, ऑक्सीजन का मास कितना है बच्चों 16। तो इस लॉ के अनुसार रिएक्टेंट में मास और प्रोडक्ट में मास दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलो देख चेक करते हैं। 24, 32, ये हो गया बच्चों कितना, ये हो गया 40, ये कितना हो गया 56, ये कितना हो गया 40। तो देखो ये तो गलत हो गया, रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में मास दोनों साइड बराबर नहीं आ रहा। तो ये लो गलत है। क्या इस लेवुइजियर साहब ने गलत बता के गए हैं, बिल्कुल भी गलत नहीं बता के गए हैं। क्या करना आपको, अगर किसी रिएक्शन में, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में मास दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपको मास बराबर करने के लिए उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बच्चों, बैलेंस करना पड़ता है। और बैलेंस कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बैलेंस करके उस रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। कैसे, देखो बच्चों मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, MgO।
तो अभी देखा कि ऐसे तो ये मास दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे, तो इस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं, अभी मैंने बताया कि दोनों साइड बैलेंस करते कैसे, तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बैलेंस करके रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पे देखो बच्चों, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में मैग्नीशियम कितना है, एक ही है, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम कितना है, एक ही है, चलो बैलेंस है ये। तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में कितना है, O2, मतलब 2 ऑक्सीजन है, जबकि इधर कितना है, इधर कितना है, एक ही ऑक्सीजन है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 2 होना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 2 ऑक्सीजन 2 जाएगा, इधर भी ऑक्सीजन 2 जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये लो। अब देखो बच्चों ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 mg, देखो इस साइड 1 है, ऑक्सीजन तो 2 है, ऑक्सीजन 2 है, लेकिन mg देखो, mg इधर कितना है, 2 है, लेकिन इधर mg कितना है, 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद में रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। कैसे, देखो 2 mg ऑक्सीजन 2 MgO, तो देखो रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो दोनों साइड क्या है बच्चों, बराबर है। कैसे, mg कितना है इधर 2, इधर mg 2 है, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, तो mg ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, हमने क्या किया, इस रिएक्शन को बैलेंस कर दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बैलेंस करके। अब देखो ये जो लो है ये एकदम एक्यूरेट सही होने वाला है। तो देखो 2 mg कितना है बच्चों, mg का जो मास है वो कितना होता है 24, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 × 2, और इस साइड 2 mg का कितना हो गया 24 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अब देखो कितना हुआ बच्चों 48 प्लस 32, और इस साइड कितना हो गया 2 और ये 80, इधर कितना हुआ 80, जोड़ दो, देखा 80 हो जाएगा, और इधर कितना, इधर 40 हुआ बच्चों, तो इधर कितना हो गया 80। तो दोनों साइड देखो रिएक्टेंट में मास और प्रोडक्ट के मास दोनों साइड क्या है, दोनों साइड मास इक्वल है। तो ये तो इस लो में कहना चाहता था कि रिएक्टेंट का जो मास है, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट, दोनों साइड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर किसी रिएक्शन में मास दोनों साइड बराबर नहीं आ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। और रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बैलेंस करके। ठीक है, इसके बाद में जो लो आता है बच्चों, वो कौन सा आता है, वो आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कौन सा आता है बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो बच्चों, पहली बात तो ये लॉ किसने दिया था, भाई प्राउस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, प्राउस्ट के द्वारा। और कब दिया गया था, 1797 को दिया गया था। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, ये जो प्राउस्ट साहब थे इस लॉ में क्या कहना चाहते थे, दिस लॉ स्टेट्स दैट इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द डिफाइंड प्रोपोर्शन बाय मास। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कंपाउंड होता है, या कोई कंपाउंड है या कोई एलिमेंट्स है, वो फिक्स्ड डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में जुड़ा रहता है बाय मास के द्वारा। कैसे, जैसे एग्जांपल है, एग्जांपल दे रखा है बच्चों, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक वाटर के अंदर, किसके अंदर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2 होता है। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, H2। तो ये कह रहा है कि वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा, रेशियो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा बाय मास, वो कितना होगा, 1:8 ही होने वाला है। आप चाहे कहीं से भी कोई सा पानी लेके आओ, चाहे नदी का पानी लेके आओ, चाहे समुद्र का पानी लेके आओ, चाहे है ना महासागर का, कहीं से भी पानी लेके आओ, उस पानी का एक मॉलिक्यूल होगा एक मॉलिक्यूल वाटर होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होने वाला है मास का, वो कितना होने वाला है, 1:8 होने वाला है बच्चों। कितना होने वाला है, 1:8। जैसे वाटर का जो पहले मास देखते हैं कितना होता है, देखो हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया 18 ग्राम। कितना हुआ 18 ग्राम। हाइड्रोजन वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना हुआ 18 ग्राम। 18 ग्राम ऑफ वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जैसे H2 है, हाइड्रोजन का मास कितना होने वाला है, H2 मतलब कितना होने वाला है 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 16 ग्राम कितना होने वाला है, क्या होने वाला है बच्चों, ऑक्सीजन। क्या होने वाला है, ऑक्सीजन।
18 ग्राम वाटर में 2 ग्राम होगा हाइड्रोजन और 16 ग्राम होगा ऑक्सीजन। तो देखो 2:16 कितना हो गया 1:8, तो कितना होगा 1:8 होगा। आप चाहे कहीं से ही पानी लेके आओ, किसी भी कोई पे पानी लेके आओ, उसका एक वाटर का मोलिक्यूल होगा, एक वाटर मोलिक्यूल कितना होगा, एक वाटर जो मोलिक्यूल होगा उसमें एक हाइड्रोजन का रेशियो होगा और 8 किसका रेशियो होगा, ऑक्सीजन का। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो कितना होने वाला है 1:8 होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। कौन सा आता है बच्चों, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो बच्चों, इसके बाद में अगले साइंटिस्ट आए थे डाल्टन साहब। डाल्टन साहब क्या कहना चाहते थे, डाल्टन साहब ये से कहते थे कि कोई भी मैटर, कोई भी एलिमेंट, कोई भी मिक्सचर, कोई भी कंपाउंड, ठीक है, कुछ कोई भी हो, उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है बच्चों, एटम्स होता है। ये बात मैंने नहीं, ये बात डाल्टन ने कही थी। ठीक है, तो डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट यानी अभिधारणा दी। क्या दी, अभिधारणा, एटॉमिक थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्या दिया डाल्टन ने, अभिधारणा दी, जिसमें पहली अभिधारणा क्या है, उन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल। मैटर होता है वो बहुत ही छोटे स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स से बना होता है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, एटम्स कहते हैं। ये बात किसने कही, डाल्टन ने कही अपने पोस्टुलेट्स में। ठीक है, दैट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। इन्होंने क्या कहा कि मैटर का जो सबसे छोटा स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको हम देख नहीं सकते, उसको एटम का, और एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके किसने कहा, डाल्टन ने अपने फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा। दूसरा पोस्टुलेट में वो क्या कहना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, जैसे कोई भी सेम सब्सटेंस है, जैसे मैं आयरन ले लेता हूँ, ये मैंने आयरन का एक टुकड़ा ले लिया और आपको पता है कि ये आयरन किसका बना है, एटम से बना है, छोटे छोटे एटम से बना है। ठीक है, अरे आयरन क्या हो गया, एक मैटर हो गया, और इस मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या है, एटम्स है। तो ये कह रहा है कि एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, क्योंकि ये एलिमेंट है, ये क्या है आयरन, और आयरन एक बात हो रही है, एटम ऑफ द सेम सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन द ऑल एस्पेक्ट। यानी एक ही एलिमेंट का या एक ही मैटर के जो एटम होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं सभी दृष्टिकोण से। यानी ये एटम और ये एटम, क्योंकि ये एक एलिमेंट का एटम है, तो ये दोनों एटम की साइज सेम होगी, शेप सेम होगा, यानी इनकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों की क्या होने वाली है, इनकी साइज सेम होगी, शेप सेम होगा, मास सेम होगा दोनों एटम का, या इस एटम का मास सेम होगा, इस एटम का मास सेम होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट के जो एटम है वो सभी दृष्टिकोण से क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। यानी उसका शेप, साइज, मास और केमिकल प्रॉपर्टी सभी की क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। लेकिन इसके अपोजिट, जो थर्ड पॉइंट मैंने लिखा नहीं है, इसके अपोजिट वाला ही है, इसके अपोजिट है, इसमें सेम सब्सटेंस थी, इसमें जैसे मैंने ले लिया ये ले लिया बेटा मैंने आयरन के एटम की बात कर रहा हूँ, और ये मैंने ले लिया एक एल्यूमिनियम, सपोज करो मैंने एल्यूमिनियम ले लिया। एल्यूमिनियम भी किससे बना है बच्चों, एटम से बना है। तो आयरन के एटम और एल्यूमिनियम के एटम, इन दोनों की अगर कंपेयर कराऊं तो ये एटम है एल्यूमिनियम का और ये है आयरन का। देखो बच्चों, ये दोनों एटम एक दूसरे से क्या होंगे, सभी दृष्टिकोण से आइडेंटिकल नहीं होंगे अब की बार, क्योंकि ये दो अलग अलग एलिमेंट की बात हो रही है, अलग अलग एलिमेंट के एटम की बात हो रही है। तो ये एटम बेटा एल्यूमिनियम का है और ये एटम किसका है, आयरन का है। तो ये दोनों एटम एक दूसरे से क्या होंगे, साइज में, शेप में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होने वाले हैं, अलग अलग होने वाले हैं। ये किसने कहा, डाल्टन ने कहा अपनी थर्ड पोस्टुलेट में। फोर्थ पोस्टुलेट क्या है बच्चों, इन्होंने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो भाग लेता है, टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। इन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वो ही क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। जैसे मैंने एक रिएक्शन करवा देता हूँ, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो CO2 बनाता है। तो कार्बन यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, कार्बन का एक एटम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर क्या बनाते हैं, CO2 का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। आई बात समझ में। ये इन्होंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है, वो एटम ही किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। फोर्थ बात ये कहना चाहते हैं, ये एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट
अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ और इस सिंपल वोल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि ये कह रहा है कि दो अलग अलग एलिमेंट के एटम हैं, जैसे ये एक मैग्नीशियम का एटम है और ये ऑक्सीजन का एटम है, ये आपस में जुड़ते हैं और होल नंबर में क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे अभी मैंने बनाया, इसको बैलेंस करने के बाद में तो देखो होल नंबर में बना रहा है 2MgO बना रहा है, 2Mg और एक O2 जुड़कर क्या बनाते हैं 2MgO बना रहा है। तो आपको लग रहा है ये कौन सा लॉ की बात हो रही है, ये लग रहा है कि ये किसी लॉ से उठाकर दिया इसने। कौन सा लॉ से उठाकर दिया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से उठाकर इसने दिया है। किससे उठाकर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। लास्ट वाला कौन सा है, लास्ट वाला है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। ये कहना चाहते हैं द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम, एटम का जो प्रकार है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है इन ए गिवन कंपाउंड में। जैसे मान लो H2 है, H2O में जो H2 है ना वो हमेशा H2 ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। H3O नहीं बनेगा, H3 नहीं बनेगा, H4 नहीं बनेगा, H5 नहीं बनेगा, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, H2 ही रहेगा। और ऑक्सीजन भी हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो O ही रहेगा। ठीक है, ये ना तो H3O बनाएगा ना H2O2 बनाएगा, हमेशा क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा नहीं कि लेक समुद्र का पानी लेके आए तो उसमें H3O है वाटर का, आपने लेक का पानी लेके आए तो वो H2O है ना, कुएं का या वेल का पानी लेके आए तो वो हो गया H3O2। ऐसा नहीं है, वो हमेशा कहीं से पानी लेके आओ, उसमें एक वाटर के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन जो और ऑक्सीजन का जो नंबर है वो H2O ही रहेगा। तो बेटा ये आपको लग रहा है कि ये कहाँ से उठाया गया है, ये यहाँ से उठाया गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन से उठाया गया है। इसके बाद में जो नया टॉपिक आता है एटम्स आता है बच्चों। क्या आता है, एटम्स। और एटम्स आप जानते ही हो, एटम्स क्या होता है, किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको एटम कहते हैं। एटम को और हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों अगला जो टॉपिक आता है वो आता है नेम्स ऑफ एटम और एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल, यानी एटम्स और एलिमेंट का नाम और उसके सिंबल। देखो बच्चों, एलिमेंट्स का जो नाम है और उसके सिंबल है वो किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, वो अप्रूव किया जाता है IUPAC के द्वारा। किसके द्वारा, IUPAC के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, जो नाम होता है एलिमेंट का और एलिमेंट का नाम और उसका सिंबल किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है, वो अप्रूव किया जाता है IUPAC के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखो बच्चों, किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो उसका कुछ उसका फर्स्ट लेटर के हिसाब से लिया जाता है, कुछ उसका फर्स्ट और लास्ट के हिसाब से लिया जाता है, या कुछ उसके फर्स्ट और अगले वाले लेटर के हिसाब से लिया जाता है। जैसे कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका जो सिंबल होता है वो उसका फर्स्ट लेटर ही लिया गया है। जैसे एग्जांपल बोरोन। बोरोन देखो, इसका सिंबल जो फर्स्ट लेटर है वो B है, तो इसका फर्स्ट लेटर ही लिया गया है। जैसे कार्बन, कार्बन का जो फर्स्ट लेटर C है वो C ही लिया गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल और भी हो सकता है, जैसे फ्लोरीन। देखो फ्लोरीन का जो कौन सा लेटर लिया गया, फर्स्ट लेटर ही लिया गया, हमेशा फर्स्ट लेटर को कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक है, और भी देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का केवल फर्स्ट लेटर ही लिया गया है। ठीक है, सिंबल के रूप में। जैसे आयोडीन, आयोडीन का कौन सा लेटर लिया गया बच्चों, फर्स्ट लेटर ही लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का भी फर्स्ट लेटर ही लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर ही सिंबल के रूप में लिया गया है, और कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट और अगला वाला लेटर लिया गया है। जैसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखो फर्स्ट लेटर और अगला वाला लेटर Al। और याद रखना, जब दो लेटर आ जाते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और अगला लेटर किस में लिखा जाता है, स्मॉल में लिखा जाता है। अगर आप एल्यूमिनियम का सिंबल ऐसे लिखोगे Al तो ये गलत है। कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है, पहला कैपिटल में और अगला वाला स्मॉल में होने वाला है। ठीक है बच्चों, जैसे ये आर्गन देखो, इसमें ये दो लेटर का है, पहला लेटर कैपिटल में और अगला लेटर स्मॉल में लिखा गया है। बेरियम का देखो, पहला लेटर कैपिटल में और अगला लेटर स्मॉल में है। ब्रोमीन का देखो, अगर ब्रोमीन Br, अगर आपने इसको ऐसे लिख दिया Br
तो ये गलत हो जाएगा। इसका कौन सा होने वाला है, कैपिटल बी और स्मॉल आर। पहला लेटर हमेशा कैपिटल में और अगला लेटर स्मॉल लेटर में आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों ये कैल्शियम, देखो कैल्शियम में Ca है तो ये पहला कैपिटल और अगला वाला स्मॉल। ठीक है, इस प्रकार क्लोरीन देख सकते हो। क्लोरीन में देखो क्या है कि फर्स्ट और थर्ड लेटर लिया गया है, बीच वाला छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका बीच वाला छोड़ दिया जाता है, फर्स्ट और थर्ड लिया जाता है, जैसे क्लोरीन। ठीक है, कोबाल्ट में देखो फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया गया है। ठीक है, कॉपर में देखो, कॉपर आप कहोगे सर यूं पे तो इसमें है ही नहीं, इसके आगे चर्चा करेंगे कुछ एलिमेंट की। गोल्ड में देखो AU है, गोल्ड का AU सिंबल होता है, इसका तो ना तो A है ना U है, कहीं नहीं है, इसका आगे बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने ये सीखा किसी एलिमेंट का जो सिंबल होता है कभी कभी उसका फर्स्ट लेटर लिया जाता है, कभी उसका फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया जाता है। जब दो लेटर साथ में आते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है और अगला लेटर किस में लिखा जाता है, स्मॉल में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, और कभी कभी क्या होता है फर्स्ट और थर्ड लेटर आ जाता है। ठीक है, और कभी कभी कोई सा लेटर नहीं आता है, जैसे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा पोटेशियम। पोटेशियम में देखो के कहीं नहीं है लेकिन इसका सिंबल के है, तो ये के कहां से आया बेटा, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट के सिंबल कहां से लिए गए हैं, उसके लैटिन शब्द से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं, लैटिन वर्ड से लिए गए। पोटेशियम का जो लैटिन शब्द है वो बच्चा क्या है, वो है कैलियम। क्या है बच्चों, कैलियम होता है। पोटेशियम का लैटिन शब्द कौन सा है, कैलियम, तो उसके लैटिन वर्ड से इसका सिंबल के लिया गया है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल सिल्वर। सिल्वर देखो बच्चों, सिल्वर का जो सिंबल है Ag, तो सिल्वर का लैटिन वर्ड क्या होता है, अर्जेंटिनम होता है। क्या होता है बच्चों, अर्जेंटिनम, तो इसका Ag लिया गया है। ठीक है, इसके लैटिन वर्ड से लिया गया है। सोडियम देखो, सोडियम का Na है सिंबल, कौन सा बच्चों, Na, तो ये Na सोडियम का जो लैटिन वर्ड है वो कौन सा है, सोडियम का लैटिन वर्ड होता है नाट्रियम। क्या होता है बच्चों, नाट्रियम। तो ये जो Na सिंबल है वो भी कहां से लिया गया है, इसके लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है।